हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है? फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब क्या है? किसी कैप्स्टर की प्लेट्स के बीच में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स कैसे लगता है, कितना लगता है, क्यों लगता है और उसका इफेक्ट क्या है, ये सब हमें यहां सीखना है। तो इसको सीखने और सिखाने के लिए हमने यहां पर तीन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लिखे हैं। और तीन जो खूबसूरत क्वेश्चन लिखे हैं, लिए हैं, वो कहां से लिए हैं? यहां से लिए हैं, दादाजी की किताब से लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है? 66, 67 और 68। इन तीन क्वेश्चन को करेंगे तो हम सीख जाएंगे इसका इफेक्ट क्या होता है। पहले 66 क्वेश्चन में ही जितना टाइम लगेगा लगेगा, उसके बाद दोनों क्वेश्चन एक एक मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि हम यहां आपको सिखाएंगे फोर्स कैसे लगता है। ठीक है। क्यों लगता है, कितना लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स लगता है। तो देखो, यहां पर हमने बोला है कैप्स्टर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। अब बताओ कितना फोर्स लग रहा है। तो उस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, लेकिन बेसिकली वो फोर्स पूछना चाह रहे हैं। सिचुएशन समझो क्या है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज बी। द कैप्स्टर प्लेट्स आर रिजिडली clamped in the laboratory and connected to a battery of EMF E. All the surfaces are frictionless. Calculate the value of mass m for which the dielectric slab will stay in equilibrium. तो ये कह तो रहे हैं कि ये डायलेक्ट्रिक स्लैब इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस मास की वैल्यू बताओ। बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं कि कितना फोर्स इस पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको मास से यहां लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक पुल फोर्स लगेगा। ये जो पुल फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा। तो इस mg को किसी ने तो काउंटर किया होगा। तो ये काउंटर करने वाला फोर्स इधर जो लग रहा होगा वो कोई पुलिंग फोर्स होगा। ये पुल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा होगा वो होगा। अभी कौन लगा रहा है पुल फोर्स, कितना लगा रहा है पुल फोर्स, ये सब हमें जानना है। तो आइए इसके जानने के लिए हमने एक सेटअप बना रखा है। यहां पे पहले हमने एक कैप्सूल लिखा है, उसको एक बैटरी के से कनेक्ट करके रखा है। तो आप सभी को पता है जब कैप्सूल किसी बैटरी से कनेक्टेड रहे या फिर चार्ज रहे तो उसकी प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप होती है। क्या फील्ड होती है? यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप होती है। सबको पता है, पूरे संसार को ये बात पता है। और प्लेट्स के बीच में ही फील्ड होती है, बाहर फील्ड जीरो होती है, ये भी बात पता है। बस यहीं पे कांड हो जाता है। जब हमें ये पता रहता है कि इसके बीच में ही सारी की सारी फील्ड होती है, दाएं बाएं फील्ड नहीं होती। दाएं मतलब बाहर कहीं फील्ड नहीं होती, बस वहीं से सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब बाहर भी फील्ड होती है। बाहर भी फील्ड होती है, हाँ बाहर भी फील्ड होती है। ये फ्रिंजेस बोलते हैं। ये साइड में भी ऐसे फील्ड होती है, एकदम से जीरो नहीं होती। यहाँ पे साइड में भी फील्ड आती है, तो ये फील्ड यहाँ भी होती है, ये फील्ड भी होती है। इस तरफ नहीं बना रहे, समझाने समझ में तो आ ही गया होगा ना। यहाँ पे फील्ड ऐसे फ्रिंजेस में फील्ड होती है। लेफ्ट साइड मैंने नहीं बनाया, राइट साइड बनाया। ये जो फील्ड होती है, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड होती है, यही रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए। ये जो फील्ड है यही रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए। अब ये फील्ड कैसे रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए, ये हमें जानना है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे इसको लेके आओगे तो यहाँ इंडक्शन होगा, तो यहां पर चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, अपोजिट इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ठीक है। तो अब ये जो फ्रिंजेस हैं इनकी टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। अब नेगेटिव है तो इस पे इधर की तरफ ऐसे पुल लगेगा, इस तरफ पुल लगना नहीं चाहिए ना, तो यहां पर ऐसे पुलिंग फोर्स, ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स लगना शुरू होगा। यहां पे जो पुल फोर्स इधर की तरफ ऐसे लगना शुरू होगा, इस तरफ फोर्स लगना शुरू होगा एफ, यहां पर इधर लगना शुरू होगा एफ फोर्स इधर। ठीक है। इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा जो इसके अलोंग आएगा, जो पैरेलल आएगा। एक फोर्स होगा जो एफ इस तरफ होगा, पैरेलल होगा। और एक फोर्स जो होगा वो एफ, एक होगा एफ परपेंडिकुलर होगा। एक फोर्स होगा इस तरफ जो इस तरफ रहेगा, वो रहेगा एफ पैरेलल। और एक फोर्स रहेगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अगर बाहर फ्रिंजेस में फील्ड ना होती तो क्या होता? तो देखो, अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक लाके ऐसे तुम भर देते हो इसके अंदर, ऐसे लाके रखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर फ्रिंजेस में फील्ड नहीं होती तो क्या होता है? यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होता है? चार्ज इंड्यूस होता। यहाँ माइनस माइनस इंड्यूस होता, तो इधर तरफ फोर्स लगता। यहाँ प्लस प्लस इंड्यूस होता, या इधर तरफ फोर्स लगता। तो फ्रिंजेस अगर नहीं होती तो नेट फोर्स जीरो होता।
इसका मतलब जो फोर्स लगा रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फ्रिंजेस में जो फील्ड है वही रिस्पॉन्सिबल, वही इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ये जो एफ पैरेलल आ रहा है, जो अलोंग द सरफेस अलोंग द प्लेन जो फोर्स आ रहा है, यही पुलिंग फोर्स है। दिस इज द पुल। ये अट्रैक्टिव होगा, सबको समझ में आ गया। कितना होगा इसकी कैलकुलेशन के लिए, इसका मतलब मुझे फ्रिंजेस वाली फील्ड पता होनी चाहिए, तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। खुद बताओ, फ्रिंजेस वाली फील्ड निकालना इतना आसान तो लग नहीं रहा, पता नहीं किस हिसाब से पैटर्न में हो, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग निकालते होंगे लेकिन हम तो नहीं निकालेंगे, हम इस तरह से इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं जुगाड़ू, हम कोई और जुगाड़ ढूंढेंगे, उससे निकालेंगे, फ्रिंजेस वाली फील्ड नहीं निकालेंगे। उससे निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा, वो सब हम करेंगे नहीं। हाँ, तो हम कैसे करेंगे? हम इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। एनर्जी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? जब आप इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर लेके आते हैं तो पक्का इसका कैपेसिटेंस चेंज हो रहा होगा। कैपेसिटेंस चेंज हो रहा होगा तो इसकी एनर्जी चेंज हो रही होगी। इसकी एनर्जी कौन चेंज कर रहा है? तो इसकी एनर्जी चेंज कर रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको कांस्टेंट लॉसेस लेके आ रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन चेंज कर रहा होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ये धक्का मार के जो फोर्स लेके आ रहा है वो कर रहा होगा। धक्का मार के जो फोर्स ला रहा होगा क्या कर रहा होगा? ये इधर तरफ एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींचेगा, तो ऑब्वियसली जो हम धक्का क्या इधर तरफ पुल करने वाला है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा होगा। इस कैप्स्टर के अरेंजमेंट के लिए यही एक्सटर्नल नहीं है, जो बाहर वाला आदमी जो है वो एक्सटर्नल है, जो उसको खींच के धीरे धीरे डाल रहा है अंदर। ये बैटरी भी एक्सटर्नल एजेंट का काम करेगी, ये बैटरी भी एक्सटर्नल एजेंट है। अच्छा, तो बैटरी भी फोर्स लगाएगी, मतलब बैटरी भी वर्क कर रही होगी। तो देखा जाए इसकी एनर्जी दो लोग चेंज कर रहे होंगे। किसकी? इस कैप्स्टर की एनर्जी दो लोग चेंज कर रहे हैं। कौन? एक तो बैटरी चेंज कर रहा है और एक हमारा एक्सटर्नल चेंज कर रहा है। दोनों के वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो फोर्स कैसे आएगा? आएगा, हमें पता है du बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फोर्स टाइप का कुछ होता है, उसी से कुछ हम सोचने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अब बैटरी का वर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी क्यू टाइम्स ऑफ ईएमएफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डी क्यू टाइम्स ऑफ ईएमएफ लिख देंगे। चलो, डी क्यू टाइम्स ऑफ ईएमएफ हो गया, ये लिख दिया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस टाइम्स ऑफ एफ डी एक्स होगा। माइनस क्यों लगाया आपने? देखो, फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इसलिए माइनस एफ डी एक्स हो गया। इज इक्वल टू डी यू। डी यू क्या होगा? जो इस अरेंजमेंट की एनर्जी में चेंज आया उसको लिख दिया हमने डी यू। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अच्छा सर अगर बैटरी ना लगी होती तो क्या करते? अगर बैटरी ना लगी होती यहां पर, तो हम वर्क बाय बैटरी जीरो कर देते, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स लिख देते। और तुम्हें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो फोर्स होता है, लेकिन यहाँ बैटरी है इसलिए इसका भी हम लिख रहे हैं। अगर ये आइसोलेटेड चार्ज कैप्चर प्लेट होता तब भी ऐसे ही सॉल्व करते, बस खाली यहाँ डी क्यू वाला टर्म जीरो हो जाता। ठीक है, उस केस में डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स आता। अभी आपको एक होमवर्क देंगे, वो आप देखना क्या है। खैर अभी आओ जरा मतलब वाली बात करते हैं। यहाँ डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया? डी क्यू ई माइनस एफ डी एक्स। अब जरा यहाँ पे जरा चेक करते हैं कैपेसिटेंस क्या होगा। ये डायलेक्ट्रिक एक्स लेंथ मान लो यहाँ पर अंदर तक भरा हुआ है किसी इंस्टेंट पर। अभी इस एक्स लेंथ पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ये एक्स लेंथ तक डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, मतलब पूछ ही लेता हूं, क्या जो फोर्स लगेगा, जो पुलिंग फोर्स होगा, जो पुलिंग फोर्स होगा, क्या ये इस एक्स पे डिपेंड करेगा? क्या इस एक्स पे ये पुलिंग फोर्स डिपेंड करेगा? जो समझदार लोग होंगे, जो बहुत जानकार लोग होंगे, जिनका कंसेप्ट बिल्कुल सही चल रहा होगा, वो कहेंगे, फटाफट आंसर बता देंगे। और मेरे ख्याल से जो अभी वीडियो देख रहे हो फटाफट यहीं पे पॉज करके बता दो, डिपेंड करेगा कि नहीं दिखेगा। आगे का सोल्यूशन ना ही देखो ज्यादा अच्छा है, यहीं से बता दो। मैंने कंसेप्ट बताया उसी को देख के बता दो। फ्रिंजेस फील्ड का जो फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से देख के बताओ क्या एक्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। वीडियो पॉज करो, कमेंट करके बताओ। ठीक है, अभी आओ देखते हैं क्या है। यहाँ कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो सी लिखेंगे। सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी यहाँ पर एल माइनस एक्स इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, प्लस के टाइम्स ऑफ एक्स इंटू बी, पूरे में एप्सिलॉन लगा देते हैं, नॉट डिवाइड बाई डी। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, यही तो होगा कैपेसिटेंस। डी इसका सेपरेशन था। तो यहां पर हमें जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है हमारा डीसी बाई डी एक्स। तो डीसी बाई डी एक्स क्या आएगा? अगर हम डीसी बाई डी एक्स देखें तो क्या आएगा? डीसी बाई डी एक्स यहां पर आएगा के माइनस वन। क्या आएगा? के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। क्यों आएगा के माइनस वन? देखो एल का डिफरेंशिएशन जीरो, यहां एक्स का क्या हो जाएगा?
1 आ जाएगा, और यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और साथ में b भी रहेगा, b नहीं छोड़ना, तो ये आ जाएगा हमारा dc बाई dx। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा वैल्यू भरने की तरफ जा रहे हैं, तो आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो यहां पर हम निकालने जा रहे थे क्या, फोर्स। तो उसके लिए हमने निकाल लिया क्या, हमें निकालना क्या पड़ेगा, देखो du चाहिए, हमें du चाहिए, तो क्या चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस बैटरी का वर्क, तो बैटरी का वर्क लिखेंगे और माइनस एफ dx करेंगे। बैटरी का वर्क जब लिखने जाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा आपको dq इंटू ई एम एफ माइनस एफ dx, और डी क्यू क्या लिखेंगे, डी यू जो है अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, अभी इसको हम सही करते हैं। जरा एक बात बताओ, क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू होती है सी टाइम्स ऑफ ई, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे हमें डी क्यू मिल गया, देखो। अच्छा डी यू क्या होगा, देखो यू की जो वैल्यू होती है, यू की वैल्यू आती है हाफ सी वी स्क्वायर, क्या होती है हाफ सी वी स्क्वायर, वी को यहाँ पे ईएमएफ बोला है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ईएमएफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा du, du की वैल्यू आएगी, देखो ईएमएफ फिक्स है यहाँ, डीसी बैटरी लगी ना, ईएमएफ फिक्स हो जाती है, ये आएगा। अब हम जरा यहाँ फोर्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जरा देखो, क्या हो जाएगा du की जगह पे एफ ही लिख लेते हैं, एफ डी एक्स क्या आएगा यहाँ पर, एफ डी एक्स इज इक्वल टू जाएगा डी क्यू इंटू ई, और डी क्यू की वैल्यू क्या आई, ये आई, तो ये क्या हो जाएगा डीसी टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस डीसी टाइम्स ई स्क्वायर बाई टू। तो जो एफ की जो एफ डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, एफ डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ डी सी ई एम एफ का स्क्वायर, मतलब एफ की जो वैल्यू आएगी यहां पर, वो एफ की वैल्यू आएगी ई एम एफ स्क्वायर डिवाइड बाई टू डी सी बाई डी एक्स। मेरा सवाल यहां पे शुरू होता है अब, क्या, कमेंट करना आप कैलकुलेट करके, क्या अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड होती और इस कैपेसिटर को ईएमएफ तक चार्ज कर देते, ईएमएफ तक चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या फोर्स का एक्सप्रेशन यही आएगा या कुछ डिफरेंट आएगा। यहां पर हमने फोर्स का एक्सप्रेशन जो निकाला था, तो डी का जो एक्सप्रेशन निकाला था, हमने बोला था डी क्यू ई माइनस एफ डी एक्स करते हैं, यहां पर वर्क बाई बैटरी जीरो कर देंगे तो डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स होगा। क्या इस एक्सप्रेशन में du इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स में अगर हम ये वैल्यू भरेंगे तो क्या यही आएगा क्या, ठीक है, कमेंट करके बताना, ठीक है, कैलकुलेट करके कमेंट करके बताना, फिर मैं बताता हूं क्या होगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वीडियो के आखिरी में खैर मैं बताऊंगा क्या होगा, लेकिन आप जो है यहीं पे वीडियो पॉज करो, निकाल के देखो क्या। तो एफ इज इक्वल टू हो गया ई एम एफ स्क्वायर बाई टू डी सी बाई डी एक्स। अब जरा मेरा एक सवाल था, क्या डायलेक्ट्रिक जितना अंदर होगा उस पर डिपेंड करेगा क्या फोर्स, देखो उस सवाल का जवाब आपका, यहां जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स आ रहा है ई एम एफ स्क्वायर बाई टू डीसी बाई डी एक्स, डीसी बाई डी एक्स था के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है, और बाई डी, यही था ना। तो इसको जो है हम यहाँ पे थोड़ा सही लिख देते हैं ऐसे अच्छे से, ये हो जाएगा टू डी, यही तो आया था डीसी बाई डी एक्स। अभी देखो डीसी बाई डी एक्स क्या था, के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी को जोड़ दिया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई टू के साथ, तो ये आ गया हमारा फोर्स। अब बताओ फोर्स डिपेंड कर रहा है क्या, फोर्स यहां एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, कितना अंदर है कितना बाहर है उस पे डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि फ्रिंजेस की फील्ड फोर्स लगा रहे हैं उस इंड्यूस चार्ज पर, तो उससे क्या लेना देना है कितना अंदर है, अंदर वाले पे तो वैसे भी फोर्स नहीं लगता, अंदर वाले पे तो इधर पुलिंग फोर्स इधर पुलिंग फोर्स बराबर होता है, ये जो कॉर्नर पे जो बवाल होता है उसी की वजह से सारा होता है। ठीक है, अब ये आ जाएगा फोर्स। अब देखो ये फोर्स हमने आसानी से एनर्जी के कंसेप्ट से कैलकुलेट कर लिया, यही फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ता फ्रिंज वाले तरीके से, फ्रिंज की फील्ड निकाल के करने में, तो हमारी हालत खराब हो जाती ना। अब क्वेश्चन में क्या है, बोला गया कितना मास होना चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है फोर्स तुम्हारे पास इतना आ गया एप्सिलॉन, आपको सॉरी एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस वन ई स्क्वायर बाई टू डी, ठीक है, ये फोर्स आ गया। अब इस फोर्स को हम F इज इक्वल टू एम जी कर देंगे तो यहाँ से M निकल आएगा, तो अब मैं यहाँ पे M की वैल्यू सीधा लिख देता हूँ, M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू हो जाएगी ई एम एफ स्क्वायर बाय और के माइनस वन और बाई टू डी जी, और क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट पी, ये आ जाएगा।
तो ये इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास m की, ठीक है। तो ये m की वैल्यू इतनी आ गई, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये m है हमारे पास, क्या है, एप्सिलॉन नॉट b k माइनस 1 e स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dg, ये आएगा। यहां पे आपने नोटिस किया जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू किन किन चीजों से इंडिपेंडेंट है, ये फोर्स की वैल्यू प्लेट की लेंथ से इंडिपेंडेंट है। पहली बात, डाइलेक्ट्रिक कितना अंदर है इस बात से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और चार्ज अगर पहले से हो कैपेसिटर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अब भी अगर इसको आप बैटरी से कनेक्ट करके लगा के रखते हो तब भी कोई नहीं फर्क पड़ता है। दोनों केस में अगर आपने सेम ईएमएफ तक बात हो रही है तो दोनों केस में फोर्स की वैल्यू सेम आती है। मैंने जो निकालने बोला था, अगर आपने निकाल के देखा होगा तो वही सेम आएगा, आप करके देखो तो सेम ही आएगा, ठीक है। ये आ गया इतना फोर्स की वैल्यू, एक्सप्रेशन मतलब यही आएगा। तो फोर्स आ गया, मास आ गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 67 नंबर। 67 नंबर, आप अरेंजमेंट जरा ध्यान से देखो। इस अरेंजमेंट में दो अलग अलग लेंथ की सेम विड्थ की दो कैपेसिटर्स की प्लेट्स का अरेंजमेंट दिया है। अलग अलग लेंथ, सेम विड्थ, विड्थ सेम है यहां पर, ठीक है। विड्थ जो है दोनों का सेम है, सेपरेशन भी सेम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब सेम नहीं है, डिफरेंट है। और यहां पर डिफरेंट लेंथ की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराया गया है, अंदर अलग अलग लेंथ है, डिफरेंट ईएमएफ लगा है, ठीक है। अब बताना है यहां पर कि ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ईएमएफ का रेशियो क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड के ईएमएफ का रेशियो क्या होगा। तो पहली बात, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ो तो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं दिया है कितना इंसर्ट कराया है कितना नहीं कराया, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो पता नहीं कितना इंसर्ट कराया है, क्या इस पे डिपेंड नहीं करेगा क्या। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो समझदार है, कि इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है कितना इंसर्ट कराया कितना नहीं कराया, प्लेट की लेंथ से तो कोई लेना ही देना नहीं होता है। तो ये सारी बातें मिथ्या है, बेकार है। तो जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अभी आपने कैलकुलेट किया था किसके बराबर होता है, तो फोर्स जो आता है वो आता है के माइनस 1, और क्या होता है, विड्थ पे डिपेंड करता है, ईएमएफ के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डिवाइड बाई 2d होता है, और एप्सिलॉन ये होता है, ये तो होता है, ये तो फोर्स होता है। ये कह रहे हैं दोनों प्लेट्स, ये दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियसली जो इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है उसको हमें बराबर कर देना है, और कोई बात हमें यहाँ पे करनी नहीं है, दोनों फोर्स बराबर कर देना है। अब दोनों फोर्स में यहाँ पे डिपेंड किस पे है, देखो बी दोनों का सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है, ईएमएफ सेम है, डी सेम है। तो इसका मतलब जो फोर्स की जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, तो अगर आप यहां देखो ये जो फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी आ रही है वो सीधा सीधा किस पर आ रही है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है हमारा प्रोपोर्शनल टू के माइनस 1 टाइम्स ऑफ ईएमएफ का स्क्वायर, इस पर डिपेंड करता है, और तो बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो क्या, ईएमएफ 1 का स्क्वायर के वन माइनस 1 इज इक्वल टू ईएमएफ 2 स्क्वायर के टू माइनस 1। तो EMF1 डिवाइड बाई EMF2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा K2 माइनस K1 डिवाइड बाई K1 माइनस 1 का रूट ओवर, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, क्या हो रहा होगा, पूरी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई, क्या क्या बवाल हो रहा होगा सब कुछ आपको समझ में यहाँ पे आ गया। आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। ये बिल्कुल बढ़िया अच्छा और मस्त क्वेश्चन है। अब इसी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 बेसिक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह का तुम देखा जाए सारा कंसेप्ट तुमने सीख रखा है। अब यहाँ बेसिक काइनेमेटिक्स लगाना है आपको, और कुछ नहीं लगाना है, और जो बेसिक हमने सीखना था वो हमने सीख रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर रखा गया है और उसके बाद इसको यहाँ पे लाके इस जगह से छोड़ दिया गया है, इस जगह से छोड़ा गया है, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बता रहे हैं आएगा जाएगा इस टाइप का मोशन कर रहा होगा। जब ये आने जाने वाला मोशन कर रहा होगा तो बताना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ग्रेविटी और फ्रिक्शन फ्रिक्शन सब हमने निग्लेक्ट कर रखा है। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट ना जानते इससे पहले वाला कि यहाँ पे पुल फोर्स लग रहा होगा तब आपको दिक्कत होती है, लेकिन आपने सीख रखा कि यहाँ पुलिंग फोर्स लगेगा, कितना लगेगा वो आपको पता है, ठीक है, कितना लगेगा, क्या वो इस एक्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको पता है इस एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको ये भी पता है कि ये इस एल पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इस लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा विड्थ पे डिपेंड करेगा। तो आपको इस फोर्स के बारे में सारा क्लियर कट आइडिया हो गया। मतलब जब तक ये स्लैब
इसके अंदर जा रही होगी तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होगी, ठीक है। और जब ये स्लैब पूरी अंदर यहां तक चली आएगी, ये पूरा यहां अंदर तक चला आएगा, उस समय उस मोमेंट पे नेट फोर्स जीरो होगा, उस मोमेंट पे नेट फोर्स जीरो होगा। जब पूरा स्लैब भर जाएगा, ये पूरा डायरेक्ट इसके अंदर आके घुस जाएगा, क्योंकि ये एल लेंथ का स्लैब भी दे रखा है, ये एल लेंथ का स्लैब है। जब जिस मोमेंट पे अंदर आ जाएगा उस पर नेट फोर्स लगना जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, हमने आपको बताया था, ऐसे आ गया, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक आके भर गया, अब तो इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि एजेस पे तो है नहीं, एजेस पे ही बाउंड्री की वजह से फोर्स लगता था, यहाँ पे इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, नेट जीरो जाएगा, तो इस समय इस पर नेट फोर्स जीरो रहेगा। मतलब यहां पर एक्सेलरेशन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जीरो होगा। और जैसे ही ये बाहर आएगा, जैसे ही ये बाहर आया, मान लो ये बाहर आ गया, ठीक है, ये स्लैब जो है बाहर आ गया, थोड़ा सा बाहर आ गया, और जैसे ही ये बाहर आया स्लैब, वैसे फिर से अब अंदर की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हो जाएगा और अंदर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, मतलब रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी तक एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ पे घुस गया, जब तो मैक्सिमम स्पीड हो गई, जब बाहर निकलना शुरू कर दिया, रिटार्ड करना शुरू कर गया, फिर ये फाइनली जाता रहेगा बाहर, जाता रहेगा बाहर, और जब तक इसकी यही कंडीशन ना पहुंच जाए, क्या ए लेंथ अंदर वाली, तब तक ये रिटार्ड होता रहेगा, उसका रुक जाएगा, क्योंकि जितना लेंथ चलने पे स्पीड अप हुआ था, जितना स्पीड गेन किया था, उतना ही लेंथ चलने पे स्पीड डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अभी भी तो फोर्स इधर ही लगेगा, तो ये फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर से पूरा भर के अंदर आएगा, फिर बाहर निकलेगा, और इस तरह से मोशन करेगा, तो ये ऑसिलेट तो करेगा, ये पक्का हो गया। टाइम कितना लगेगा ऑसिलेशन में? टाइम देखो, जितना टाइम इसको यहां से इस जगह से जितना इसको यहां तक पहुंचने में टाइम लगा, उसका 4 गुना। क्यों? अभी जाके बाहर निकलेगा, फिर अंदर आएगा, फिर इधर जाएगा, इसलिए 4 गुना टाइम, 4 टाइम्स टाइम लगेगा। बहुत बार जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन नहीं ध्यान देते, तो लोग बोलते हैं कि यहां से एंट्री मारा था और इसको यहां तक रोकने तक का टाइम निकाल लेते हैं, यहां तक का रोकने तक का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। जो वो टाइम आएगा वो उसका डबल कर दो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक का टाइम निकालोगे, फिर आगे का टाइम निकालोगे, अगर आप इसको यहां से लेके यहां तक का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मान लोगे, तो गलत हो जाएगा। क्यों? कि एक्सेलरेशन में बीच में डायरेक्शन बदला था, इसलिए आप डायरेक्टली मत निकाल के डबल कर देना। हाँ, अगर चाहते हो तो यहां से यहां तक का निकालो, फिर यहां से यहां तक का निकालो, तब डबल कर दो, अलग बात है। लेकिन सोचो अब आप यहां से सीधा यहां निकाल लो, फिर डबल कर दो, तो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन बीच में बदल रहा है। हाँ, जब तक ये अंदर जा रहा है तब तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जब तक बाहर निकल रहा है तब तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन बीच में एक्सेलरेशन साइन अपना चेंज करता है, डायरेक्शन अपना चेंज करता है। आई होप समझ में आ गई मेरी बात आपको, ठीक है। अच्छा, फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? देखो, फोर्स की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, हाफ ईएमएफ स्क्वायर डीसी बाई डीएक्स। डीसी बाई डीएक्स क्या होता है? के माइनस वन डिवाइड बाई सेपरेशन इनटू लेंथ, इनटू मतलब विड्थ, तो यहाँ लेंथ विड्थ एक ही जैसा है, तो ये इतना फोर्स लगेगा यहाँ पर, हाफ ईएमएफ स्क्वायर के माइनस वन एल डिवाइड बाई डी, इतना फोर्स इस पर लगेगा। तो जब ये स्लैब अंदर जा रहा होगा या सब बाहर निकल रहा होगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क आपके लिए नहीं रहेगा। क्यों? एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ कैपिटल ए से लिखा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ईएमएफ स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर k माइनस वन एप्सिलॉन नॉट, पीछे मैंने शायद एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाया था, एप्सिलॉन नॉट भी होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मुझसे मिस हो गया था, एप्सिलॉन नॉट भी लिख लेना, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी लिख लेना आप, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। अब खैर हम यहाँ पर आते हैं, फोर्स जो लिख रहे थे, क्या होगा यहाँ पर फोर्स, हाफ ईएमएफ स्क्वायर के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू एल, यही तो फोर्स रहेगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिखी जाएगी, हाफ ईएमएफ स्क्वायर के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, इतना एक्सेलरेशन रहेगा। हमने बोला टाइम कितना लगेगा, जितना यहां से यहां तक का जाने का टाइम, तो आप देखो कितना टाइम लगा, एल माइनस ए लेंथ गया, किससे, हाफ ए एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम टोटल क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी। सो टोटल टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 4 टाइम्स ऑफ रूट ओवर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2
ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर L माइनस ए, और क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा इस जगह पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, वो नीचे आएगी। नीचे आएगी तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ईएमएफ स्क्वायर के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट एल, और ये क्या जाएगा ऊपर डी, ये रहेगा भाई। 2L माइनस ए डिवाइड बाई ए होता है ए एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी यहाँ पर, ईएमएफ स्क्वायर के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट एल, के माइनस एप्सिलॉन नॉट एल यहाँ हो गया, और डीएम ऊपर चला गया। तो अब जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 8 टाइम्स ऑफ, और ये एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पर हमारा, ये एक्सप्रेशन होगा L माइनस ए डी सेपरेशन m डिवाइड बाई के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट, इतना टाइम इसको लगेगा। इतने टाइम बाद ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, इतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो बेसिक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था। अगर आपने पहले का सीख रखा है, पहले का क्या सीख रखा है, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो अगर आपने सीख रखी, फोर्स कैसे लगता है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया 3 क्वेश्चन थे जिसके थ्रू आपने ये सीख लिया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या लेंथ पे डिपेंड करता है, क्या प्लेट की लेंथ पे डिपेंड करता है, क्या क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना इंसर्ट किया हुआ है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, क्या यहां पर जो बोल सकते हो अगर चार्ज कैप्चर हो और अनचार्ज कैप्चर हो तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आता है F इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट हाफ ईएमएफ स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, क्या वो डिफरेंट होता है क्या। आपको मेरे ख्याल से सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ऐसे ही और धमाकेदार अच्छे बढ़िया कंसेप्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।